दोस्तों, यह कहानी एक पति पत्नी की है, जहाँ पर पति पत्नी अपनी पत्नी की खुशी पर हर भरकस प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी कभी खुश नहीं होती। उल्टा पति को ही उल्टा सीधा सुनाती है। फिर जिंदगी अचानक एक ऐसा तूफान आता है जिससे दोनों की जिंदगी बदल जाती है। क्या होगा जब पति पत्नी दोनों का एक दूसरे की सच्चाई का पता लगेगा? आइए जानते हैं। मैंने कहा ना कि मुझसे दूर रहो, यह उसका फेवरेट डायलॉग था जो वो दोहराती रहती थी। ये एक दिन की बात नहीं थी। हमारी शादी के बाद ऐसा अक्सर होता रहता था। 36 गुण मिलाए थे शादी के वक्त, पर बाद में तो ऐसा लगता था कि जैसे वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो। खुले हाथों से खर्चने करने वाला मैं और वो एकदम कंजूस। लेकिन वो तो दांतों से रुपए दबाकर गिनने वालों में से थी। एक रुपया भी इधर उधर होता तो पूरा हिसाब मांगती। मैं अपने अस्त व्यस्त घर को हमेशा घर बनाने वाला और अपनी मर्जी से जीने वाला था, लेकिन वो घर को शोपीस की तरह रखने वाली थी। अक्सर बहस होती रहती थी हमारी कि ये आसमान ऐसा क्या रख दिया, ये जूते रैक पर क्यों नहीं रखते हो, ये गीला टॉवल है इसे सूखने के लिए क्यों नहीं रखते हो। बस ऐसी ही अनगिनत शिकायतें थी उसकी मुझसे। आज तक कभी एक तारीफ के शब्द नहीं निकले मेरे लिए उसके मुंह से। हाँ, यह जरूर कहती रहती थी कि मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मैं इस घर में आ गई। मैंने उसे खुश रखने के लिए जब साड़ी ला कर दी तो खुश होने की बजाय फिर गुस्सा होने लगी। अरे, अभी दुर्गा पूजा पर तो ली थी साड़ी। हे भगवान, इतनी फिजूल खर्ची, हद होती है ना किसी बात की। मैंने एक दिन सोचा कि बेचारी पैसों के चलते कोई गहने नहीं बनवाती, तो थोड़ा सा पैसे बचाकर इसके लिए एक अंगूठी बनवाई। जब घर गया तो उसे कहा, अपनी जरा आंख तो बंद करो, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। एक उसने आंखें बंद की तो अपनी उंगली में अंगूठी पहनाई, तो बस देखने कर खुश होने की बजाय वो तो कहने लगी, मेरी बात सुनो, पैसे बच जाएं इसलिए मैं माँ से मिलने तक नहीं जाती हूँ, लेकिन क्या ये पैसे तुम मुझसे छुपा कर रखते हो जो आज ये अंगूठी ले आए। मेरा तो इसकी हवा बनकर उड़ गया और मैंने सोचा कि इसके लिए कभी कुछ नहीं लाऊंगा। मैं सोच रहा था कि इसकी नहीं, मेरी किस्मत फूटी थी जो इतनी नीरस पत्नी मिली है मुझे। न तो ये कभी खुश होती है न मुझसे, और न ही मेरे प्यार के दो मीठे बोल ही बोलती है। मुझ में ही कमियां नज़र आती हैं इसे तो। बस मैं आज तक भी उसके स्वभाव को समझ नहीं पाया था और सोच रहा था कि सुबह से रात तक मेरी बाकी सब बातों का ख्याल रखती है। मेरी मनपसंद का खाना भी बनाती है, लेकिन क्या भौतिक सुख भी सब कुछ है? भावनात्मक सुख भी कोई कीमत नहीं है इसके लिए? उसके लिए भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना। मैंने उसे मन ही मन कुढ़ते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे लिए सिर्फ घर को ही संवारना और घर में हर बात पर अनुशासन रखना है, यही सब कुछ है, तो आज के बाद ऐसे ही सही। तुम इसी तरह से खुश रहो। मैं सुबह ही घर से निकल जाता हूँ और दोपहर ऑफिस की कैंटीन में खाना खा लेता, लेकिन जब शाम को घर लौटते हुए सोचता कि शायद उसे मेरी कमी महसूस होती होगी। लेकिन मैंने देखा, न तो वो देर से आने को पूछती थी, न उसे कोई फ़र्क ही पड़ता था। आज भी मेरे मौजों से गंध आने लगी शिकायत करती है। मेरे ऑफिस में खाना खाने के लिए फिजूल खर्ची बताती है। मुझे लगता था कि कमाने के बावजूद भी इंसान खुद पर पैसे खर्च करने का हक नहीं है क्या? मैं दुखी हो गया उसकी इन आदतों की वजह से। अब बिट्टू का ख्याल न होता तो मैं कब का घर छोड़कर चला जाता। मुझे लगने लगा था कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। धीरे धीरे मैंने उसे बदलने की अपनी आदत छोड़ दी। मुझे अब यही लगता था कि मेरी यह बदरंगी ज़िंदगी ऐसे ही निकलने वाली है। एक दिन मैं कैंटीन में बैठा सैंडविच खा रहा था कि सविता कैंटीन में आई और कहने लगी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने उसे कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये कैंटीन सबके लिए बनी है। मेरे पास बैठते ही वो बोली, आपका घर यहीं पास में ही है। मैं हैरान हो गया कि इसे कॉलेज में आए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन ये मेरे बारे में कितना जानती है। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, हाँ, पास ही में है। वो बोली, फिर आज रोज़ यहाँ क्यों खाते हो? अपने घर से क्यों नहीं खाते? आपकी वाइफ कहीं बाहर गई है क्या? उसके मुझे सवाल किया, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब इसे क्या बताऊं। मैंने बात टालते हुए कहा, अरे वो समय की बचत हो जाती है ना, बस इसलिए यहीं खा लेता हूँ। हम दोनों ने बातें करते हुए काफ़ी
साथ में पी। इसी तरह रोज़ बातें होती रहती। सविता परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते 35 साल की हो गई थी। उसने अभी तक शादी ही नहीं की थी और शायद अब वो करना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद से तो हर रोज़ ही कैंटीन में मिलने लगे। मैं उसे मिलने के बाद सोचता था कि सविता जैसी लड़की मुझे पहले क्यों नहीं मिली। वो मेरे लिए रोज़ ही घर से टिफ़िन लेकर आती, लेकिन मैं कैंटीन में खाने की जिद से रोक देती। मुझे कैंटीन में खाने नहीं देती। मैं सोचता कि यह और तो किसी की बात तक करना पसंद नहीं करती, फिर मुझ पर ही इतनी मेहरबानी क्यों। एक दिन वो बोली, जानते हो समीर, मेरा कोई दोस्त नहीं है, न कोई लड़की न कोई लड़का, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है किसी से दोस्ती करना। लेकिन तुम बहुत अच्छे लगते हो, बस इसलिए मैं तुमसे बात करती हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि इससे के कितने गुण नज़र आते हैं मुझे, लेकिन चारू को फिर क्या हर वक्त मुझसे बुराई नज़र आती है। कमी मुझ में नहीं, उस घमंडी औरत में थी। मैंने खुद के दिल को समझाया और सविता की दोस्ती को स्वीकार कर लिया। अब मैं बिल्कुल भी उदास नहीं रहता था। सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती थी। उसके बाद मैं सारा काम निपटाकर मेरा बाकी सारा वक्त सविता के लिए होता। हम दोनों बहुत बार बाहर कॉफ़ी पीने के लिए जाते, कॉफ़ी शॉप पर जाते थे। काफ़ी बार हम पार्क में भी जाते थे। एक बार हमने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। घर में यह कहकर निकला कि ऑफिस जा रहा हूँ। रविवार को भी ऑफिस। चारू बोली, बाकी 3 हफ्ते में ऑफिस भी बिताकर पेट नहीं भरता है क्या। एक बार तो मन किया ना जाऊं, चारू के इस बदले हुए रूप को देखकर। दिल किया फिर रुक जाऊं, लेकिन बाद में सविता के साथ वक्त बिताने के बारे में सोचकर खुद को रोक न पाया और चला गया। मैं रविवार को भी कोई बहाने से घर से निकल ही जा रहा था कि आज भी ऑफिस में काम है, लेकिन चारुलता ने कहा कि पूरे हफ्ते काम करने के बाद पेट नहीं भरता, जो आज रविवार को भी ऑफिस चल दी हो। मुझे चारुलता में नया बदलाव आता दिखा और सोचा रुक जाऊं, लेकिन सविता के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश में मैं मना ना कर सका और चल दिया। फिल्म में बहुत ही डरावने सीन थे, एकदम डरा देने वाले। सविता ने तो एक सीन में मेरा हाथ ही कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब सोच कर कि दूसरी बार किसी नारी ने यूं मेरा हाथ प्यार से पकड़ा है। उस समय मैं चारुलता को भी भूल गया था। एक पल के लिए भी मुझे चारुलता का ख्याल तक न आया। फिल्म देखने के बाद हम दोनों ने बाहर खाना खाया। बाद में हम दोनों एक पार्क में बैठ गए और मैंने सविता का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। जहाँ पर मैं शाम को मुंह लटकाए आता था, वहीं अब गुनगुनाते हुए आ रहा था। घर के अंदर आने के बाद चारुलता ने कुछ भी सवाल नहीं किया और न ही कोई आजकल दखल देती थी। पहले की तरह मुझे किसी बात के लिए टोका ताकी भी नहीं करती थी। खाना खाने के बाद तो बहुत ही मधुर से स्वर में बोली, सुनो, आजकल क्या ऑफिस में बहुत काम होते हैं आपको। मैंने कहा हाँ, तुमको और ज़्यादा पैसे दे सकूं इसलिए जाकर ओवर टाइम कर रहा हूँ। वो बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उतने पैसों की, मैं घर चलाना आता है। मैंने कहा, वो आजकल अब बहुत से काम करने के लिए जिम्मेदारी ली है, उसे पूरा करना है मुझे। मैं रात भर सोचता रहा कि कैसी है ये। जब मैं इसके साथ वक्त बिताना चाहता था तो इसके प्यार के 2 बोल को भी तरस जाता था। आज ये खुद ही मुझे इतना सब कह रही है, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया। ये सोचकर मैं बुरी तरह से डर गया, इसे कहीं मेरे और सविता के रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल गया। इसके गुस्से का भी कोई भरोसा नहीं है। ये ऑफिस में आकर गुस्से से बोलना ना शुरू कर दे और कहीं हाथ तक ना उठा दे। यह सोच सोचकर रात भर घबराता रहा। चारुलता के बारे में सोचकर डर गया कि पता नहीं यह सच जानने के बाद क्या करने वाली है, और मैं उसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अगले दिन मुझे जब सविता मिली तो वो बहुत उदास थी। सविता ने कहा, सुनो समीर, कब तक मैं किराए के घर में रहूँगी। मैंने एक ज़मीन देखी है, सोच रही हूँ कि खुद का मकान बना लूँ, लेकिन वो ज़मीन 7 लाख की है और मेरे पास सिर्फ 2 लाख है। अगर तुम मुझे पैसे के लिए मदद कर दो तो मैं वो ज़मीन खरीद सकती हूँ और फिर मैं भी तो तुम्हारी ही हूँ। मैंने कहा, सविता देखो, अभी बहुत मुश्किल है और 20,000 की नौकरी में घर ही बहुत मुश्किल से चलता है। इतने बड़े शहर में कुछ दिन और क्यों नहीं इंतज़ार कर लेती तुम।
सविता तो जैसे अजीब सा बर्ताव सा करने लगी। बोली, वाह, आज पहली बार मांगा है तुमसे, वो भी मना कर दिया। मतलब मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम पास हूँ, घर में बीवी हो और बाहर मैं। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम चाहो तो मदद कर सकते हो। वो जो गांव में ज़मीन है तुम्हारी, बोलो। हाँ, तो तुम क्या सोचती हो, वो ज़मीन चारुलता बेचने देगी क्या? अपने पुरखों की निशानी समझती है उस ज़मीन को वो। सविता ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। जैसे भी करके दो मुझे, लेकिन अगर तुम पैसे ना दिए तो मैं सब तस्वीरें तुम्हारे घर ले जाकर चारुलता को दिखा दूंगी। अगर तुम नहीं हो मेरे तो मैं भी क्यों बनूं, बनी रहूं तुम्हारी। यह कहकर सविता जाने लगी और कुछ देर बाद उसने आकर मेरे मेज़ पर सारी तस्वीरें पटक दी। मैं उसे देखकर अवाक सा रह गया। उसमें थिएटर की सब तस्वीरें थी, जिसमें बहुत बार मेरा हाथ उसके हाथ में था और कभी उसका सर मेरे कंधे पर। और वो बोले जा रही थी कि अब मैं चारुलता को भेज दूंगी और साथ ही एक चिट्ठी भी लिख कर डाल दूंगी। लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ ही पकड़ा था। वो हंसते हुए बोली, वो तो सिर्फ तुम जानते हो या मैं, चारुलता नहीं। वो यह कहकर हंसती हुई चली गई। मैं सोच रहा था कि अब मरने के सिवा कोई चारा नहीं। चारुलता के मरने की बजाय अब खुद ही मर जाऊं। आज की रात तो कम से कम बिट्टू और चारुलता के साथ गुजार लूं। कल को आऊँगा तो फिर घर वापस नहीं जाऊँगा। घर जाकर मैं बिट्टू को गोद में लिए बैठे रहा। मेरा मन बहुत उदास और परेशान था। मैंने चारुलता को देखा और सोचने लगा कि आजकल यह भी मुझे नहीं डांटती। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी उठकर मुझे पहले जैसी डांट लगाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज कितना अपनापन और एक सच्चाई है इसके प्यार में, जो आज तक मैं समझ नहीं पाया। कितना मूर्ख इंसान हूँ। चारुलता जो कर रही थी वो मुझे और घर को संवारने के लिए ही करती थी। फिर क्यों मैंने इस बेचारी पर दोष लगाया? शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज भी शायद मुझे उसके डांट से डर लग रहा था। बिट्टू सो गया था, चारुलता भी सो गई थी। मेरी आंखों में जरा भी नींद का नामो निशान तक नहीं था और मैं ऊपर पंखे की तरफ एक टक देखकर सोचों में डूबा हुआ था कि अगर सविता ने अपनी गिरी हुई औकात दिखा दी तो आज मैं अपने परिवार से दूर हो सकता हूँ, क्योंकि चारुलता मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी और मैं बिट्टू और अपनी चारुलता को खो ना दूँ। ये सोच सोच कर समीर का दिल घबरा रहा था कि न जाने क्या होगा। मुझे लगा शायद चारू सो रही है, लेकिन वो जाग रही थी और मेरी तरफ ही ध्यान था उसका। वो बोली, ए सुनो, सविता से क्या झगड़ा हो गया है तुम्हारा, जो मुंह लटकाए बैठे हो तुम? वह मुंह घुमाकर लेट गई, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बात गले में अटक गई है। बोली, सविता कवारी है ना, उसके साथ रहना चाहते हो? मैंने रूधी आवाज़ में कहा, चारू ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो थोड़ा सा रुककर बोली, देखो समीर, मैंने तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए तुमको छोड़ दूंगी। अगर चाहते हो तो ऐसे डर क्यों रहे हो तुम? मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हें, मैंने उसे कहा। अगर इतनी ही परवाह थी मेरी तो पहले क्यों ना इतना प्यार दिखाया तुमने? मेरे भावनाओं की कदर तक ना की तुमने कभी। इसके जिम्मेदारी भी तुम हो। मैंने तो हमेशा खुश रहने की कोशिश की थी, मैं रोते रोते बोला उसे, लेकिन मुझे साथ ही उस पर भी आज दया आ रही थी। लेकिन वो थोड़ा सा रुक कर बोली, समीर, मैं जानती हूँ कि सब गलती मेरी ही थी, लेकिन पिताजी को माँ पर बचपन से हर बात के लिए रोब जमाते हुए देखा है और पिताजी को उन्हें मारते पीटते हुए भी देखा है। माँ हर वक्त डरी हुई सहमी हुई सी रहती थी। एक बार तो मैं माँ के ऊपर गुस्से से बरस पड़ी कि माँ, क्यों तुम रोज इतना जुल्म सहती जा रही हो? अगर पहले दिन से इन्हें रोक दिया होता तो बिना डरे तो आज इनकी ये हिम्मत न होती। बस समीर, मैंने भी सोचा कि माँ तो सहन कर गई, लेकिन मैं ऐसा खुद के साथ कभी नहीं होने दूंगी और मैंने तुम पर हर बात पर रोब दिखाना शुरू कर दिया। मैंने इसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ये सोचा कि इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? ये तो शादी से पहले से ही अजीब सी जिंदगी बिता रही थी। मैंने पूछा, लेकिन चारू, आज तक तुमने मुझे नहीं बताया यह सब? वो बोली, हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि मायके की बात सुनकर तुम गलत समझो, लेकिन समीर, जब मुझे खुद ही गलती का एहसास हुआ
तुम बहुत दूर जा चुके थे। एक दिन मैंने बिट्टू को पार्क में लेकर गई तो देखा सविता ने तुम्हारे कंधे पर सर रखा हुआ था। मैं समझ चुकी थी कि अब सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने हर बात पर तुम पर दबाव डालने की कोशिश की थी और तभी मैंने सोच लिया था कि अगर तुम सविता के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। मैंने कहा नहीं चारू, मैं नहीं रह सकूंगा बिना तुम्हारे, मुझे माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। और यह कहकर मैंने उसे सब बता दिया। चारू सुनकर बोली, वो कौन होती है तुम्हें ब्लैकमेल करने वाली? और मैंने कहा है ना कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है वो तुम्हारा। अब चिंता ना करो और आराम से सो जाओ। समीर ने सुबह होने पर चारुलता से कहा। चारू एक बात तो बताओ, तुम करने क्या वाली हो आखिर? चारुलता ने घूरते हुए कहा, आज के बाद जाओगे, देखोगे किसी और को मेरे अलावा? बोलो। समीर ने कहा, देखो चारू, तुम अब फिर गुस्सा हो रही हो। मैंने कहा ना कि तुम मुझे दिल से प्यार दो। मैं वादा करता हूँ कि किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। चारुलता ने कहा, ठीक है, तुम बिट्टू का ख्याल रखना, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। समीर ने उसे बिना कोई सवाल कहे कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। चारुलता खुद से ही बहुत तेज और चुस्त स्वभाव के कारण सविता के घर को ढूंढने के लिए उसे परेशानी नहीं हुई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो चारुलता को देखकर बोली, जी नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? चारुलता ने कहा, मुझे तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगी सविता? सविता उसके मुंह से खुद का नाम सुनकर घबराते हुए बोली, आपको कैसे पता मेरा नाम सविता है? चारुलता ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। सविता ने घबरा कर कहा, क्या कहा? क्या पता है आपको? सविता का हाल तो ऐसा था कि काटो तो खून नहीं। चारुलता ने कहा, बताती हूँ फिर मैं कौन हूँ। मैं हूँ समीर की पत्नी चारुलता। सविता के मुंह से निकला, क्या चारुलता? चारुलता ने उसे तकरीबन घूरते हुए कहा, हाँ मैं हूँ चारुलता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ब्लैकमेल करके हमारी पुरखों की ज़मीन को हथियाने की और समीर पर खुद का हक जमाने की? तुम क्या समझती हो, अगर समीर या मुझसे कोई आपस में गुस्साबाजी राजी चल रहा है तो तुम मौके का फ़ायदा उठा लोगी? तुम्हारे बाप का राज है क्या? अरे कौन से पति पत्नी में दुनिया में जिनका कभी गुस्सा राजी ना हुआ हो? बोलो जरा। चारुलता ने उसे धमकाते हुए कहा। सविता को भी उम्मीद नहीं थी कि समीर की पत्नी इतनी तेज भी हो सकती है। चारुलता ने कहा, इसी वक्त चलोगी तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन? सविता ने घबरा कर उसके पैर पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, इसमें मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी और आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो मैं ये शहर छोड़कर ही चली जाऊंगी, लेकिन मुझे जेल में न करवाना। चारुलता ने कहा, ठीक है, तुम शहर छोड़ो या रहो, इसमें मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद अगर मेरे घर पर आंख भी उठाकर देखा ना तो अगली बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझी तुम? इतना कहकर चारुलता अपने घर वापस आ गई। चारुलता को देखकर समीर ने घबरा कर पूछा, कहाँ से आ रही हो चारुलता, और क्या करके आई हो आज तुम? ऐसा चारुलता ने कहा, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें अब आकर तंग नहीं करेगा। समीर ने कहा, ऐसा क्या किया तुमने? चारुलता ने उसे सब कुछ बता दिया, जो सुनकर समीर हैरान हो गया कि चारुलता का ये रूप भी हो सकता है। समीर ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सविता के घर का पता तुम्हें कैसे मिला? चारुलता ने कहा, देखो समीर, तुम और एक ही शहर में है, समझे ना, और मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये कि मैं उसका पता ना जान पाती। आज तो समीर को खुद पर गर्व हो रहा था कि वो एक बहुत हिम्मत वाली और समझदार पत्नी का पति था। अगले दिन जब समीर अपने ऑफिस गया तो पता चला कि सविता भी नौकरी और शहर दोनों छोड़कर जा चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।